कार्ल मार्क्स। ठीक है, हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। ओके, कार्ल मार्क्स एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं। इनका क्या ओपिनियन है, क्या थॉट है सोशोलॉजिकल, उसको देखेंगे। इसमें हमारा हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म देखेंगे। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में क्या है कि जैसे मीन्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये मीन्स और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये डिटरमाइन करता है क्या सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री। ठीक है, तो जैसा हमारा प्रोडक्शन होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो सब मिलके वो हमारा समाज कैसा बनेगा, हमारी राजनीति कैसी रहेगी, हमारा संस्कृति कल्चर कैसा रहेगा, ये सब डिटरमाइन करता है। ये इनका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम क्लास स्ट्रगल, क्लास वर्ग संघर्ष। ये है क्या? क्लास स्ट्रगल ना एज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये इतिहास की प्रेरक शक्ति है, ये क्लास स्ट्रगल। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो डिवाइडेड इनटू बुर्जुआइज एंड प्रोलेटेट्स, यानी कि सर्वहारा और बुर्जुआ में, है ना, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। जो हमारा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, यानी जो हमारे एंगल्स थे, और मेटेरियलिज्म यानी कार्ल मार्क्स, इन दोनों, मेटेरियलिज्म हमारे एंगल्स का था और मेटेरियलिज्म इनका था, इन दोनों को मिला के एक कंसेप्ट बना, वो बना हमारा डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। इसको भी स्टडी करेंगे। एलियनेशन, जो हमारा एलियनेशन हम देखेंगे कि जो वर्कर इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनका डिसइंचांटमेंट हो जाता है, मोह भंग हो जाता है। ठीक है, वो एलियनेशन है। ठीक है, उसके बाद हम सरप्लस वैल्यू देखेंगे कि सरप्लस वैल्यू है क्या। एक वर्कर है, वो काम करता है, उस काम के बदले में उसको वेजेस मिलते हैं, लेकिन जो काम करता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है। तो जो जितना काम किया और उसको मिला, जितने काम करने की वैल्यू है, मान लिया 10,000 रुपये, उसको मिला 100 रुपये, तो 10,000 माइनस 100 जितना होगा वो आपका सरप्लस वैल्यू होगा, और वही सरप्लस वैल्यू आपका प्रॉफिट होगा। और वो लेता कौन है? जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, कि ये ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो इंडिया में आए और रूल किए, तो उस पे कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, ठीक है, वो इंडिया में दो तरीके से काम किया है। एक डिस्ट्रक्टिव काम किया है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेटिव काम किया है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसका एडवांटेज रहा और दूसरे में डिसएडवांटेज रहा। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ओके, नमस्कार, मैं इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी। आपको यूपीपीसीएस, जीडीसी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड और जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो लेक्चरर होते हैं, और एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट के बनने के लिए जो आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें कार्ल मार्क्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी उन्हीं सब एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए जो समरी है कार्ल मार्क्स का, उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो कार्ल मार्क्स हैं, ये जर्मन के थे, जर्मनी के थे, ये जर्मन थे। ओके, जर्मनी में थे, तो वहाँ के क्या हुआ कि 1818 में ये जन्मे और 1883 में ये मर गए। ओके, ये हमारे फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री थे, ये हमारा इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, सोशोलॉजिस्ट थे, यानी समाजशास्त्री थे, और रिवोल्यूशनरी थिंकर थे, क्रांतिकारी विचारक थे। ठीक है, आप ये समझिए कि जब ये सब चीज़ें हैं ये, तो इनका थॉट कितना रिलेवेंट होगा दैट टाइम जब वो थे और अभी के लिए भी। ओके, ठीक है, इनका जो आइडिया है ना, इनका जो आइडिया है, हिज आइडिया, ये ट्रांसफॉर्म करता है द मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारे आधुनिक विश्व बने हैं, है ना, उनमें जो कैपिटलिज्म के बारे में बात होती है, वो कहीं ना कहीं इनकी आइडिया ने बहुत गहरा परिवर्तन किया हमारे जो आधुनिक भारत है या आधुनिक विश्व है सबको। ये क्या हुआ कि ये हेगेलियन फिलॉसफी के इन्फ्लुएंस में आए, है ना, और इन्होंने आइडियलिज्म को जब ये स्टडी कर रहे थे, उस समय हेगल से मिले और उनकी आइडियोलॉजी से बहुत इम्प्रेस हुए, और तब उस समय क्या किए कि आइडियलिज्म जो था, आदर्शवाद जो था, ठीक है, उसको ये बहुत प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बट बाद में क्या हुआ कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडियलिज्म को। किसके आइडियलिज्म को? जो हेगेलियन था, इसके आइडियलिज्म को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और डेवलप्ड किया मेटेरियलिज्म एज द बेसिस ऑफ हिज थॉट। उसके बाद इनके जब आइडियलिज्म को इन्होंने रिजेक्ट किया और इसमें कुछ मॉडिफाई करने के बाद अपना मेटेरियलिज्म कंसेप्ट लेके आए, और यही मेटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद जो है, यही इनका मेन थॉट बना। ठीक है, सोशोलॉजिकल थॉट ये बना जिसको हम स्टडी करते हैं। ओके, कार्ल मार्क्स बिगेन हिज कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स थे, अपना कैरियर कैसे शुरू किए?
पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपना करियर शुरुआत किया एज ए पत्रकार। ठीक है। और आप जानते हैं कि जब पत्रकार जब आएंगे तो किसी भी न्यूज़ को वो छापेंगे, पब्लिश करेंगे। ठीक है। तो पब्लिक को जो ज्ञान मिलेगी उससे फिर पब्लिक जो है काउंटर करेगी। जैसे इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट का था जो उस समय रूलर्स थे उसका और जो कैपिटलिस्ट जो इंटरेस्ट था उनका, उसके बारे में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अपने न्यूज़पेपर में। जो भी इनके वर्क्स थे उसमें क्रिटिसाइज़ किया, रूलर्स के लिए भी और जो हमारा कैपिटलिज़्म था उसके लिए भी। ओके। तो जब ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, तो इनका ऑब्वियसली जहाँ विरोध करेंगे तो पॉलिटिकल रिप्रेशन होगा। ठीक है? यानी राजनीतिक इनका उत्पीड़न शुरू हुआ। तो जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जर्मनी छोड़े और लंदन में गए और लंदन जाके ये फाइनली बस गए, वहीं पे रहना शुरू किया। ठीक है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट। अभी क्या है ना कि मेन इनके बारे में समरी दूंगा, उसके बाद जो भी कंसेप्ट है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। इनके एक फ्रेंड थे। ठीक है। और फ्रेंड का नाम क्या था, अब याद रखिएगा, फ्रेंड है, फ्रेंड। तो ये हमारे जो फ्रेंड थे ये थे हमारा फ्रेडरिक एंगल्स। तो जो हमारा फ्रेडरिक एंगल्स थे ये इनके अच्छे दोस्त थे। ये इनके ऐसे दोस्त थे कि इनको फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअल दोनों तरीके से सपोर्ट किया। ठीक है। जो फ्रेडरिक एंगल्स थे कार्ल मार्क्स को पैसे से भी और बुद्धि से भी, इंटेलेक्चुअल लेवल से सपोर्ट किया। उसके बाद ये जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो निकला 1848 में, जो कार्ल मार्क्स लिखे थे, इन्होंने जो पब्लिश कराया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है, ये इसके जो अथर थे कार्ल मार्क्स थे, लेकिन को अथर कौन बने, ये हमारा फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि इनके दोस्त थे, ये को अथर बने। और इन्होंने 1848 में एक किताब लिखी कार्ल मार्क्स ने, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र हिंदी में। ठीक है। और यही बेस ऑफ मार्क्सिज्म बना। ठीक है। मेटेरियलिज्म, आइडियलिज्म हमें जा रहे थे, जब आइडियलिज्म देखे फिर उसके बाद मेटेरियलिज्म पे आए। मेटेरियलिज्म पे आके इन्होंने एक किताब लिखा, एक वर्ग लिखा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। उसके बाद वही जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बना वही बेस ऑफ मार्क्सिज्म बना। ठीक है। ओके। कार्ल मार्क्स ये विश्वास करते हैं कि जो मेटेरियल कंडीशन था, जो भी हमारा मेटेरियल कंडीशन है, यानी कि जो भौतिक चीजें हैं, उसकी जो कंडीशन रही है, जो स्थिति रही है, उसने ही फॉर्म किया है फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी कैसी रहेगी उसकी नींव किसने रखा, मेटेरियल। मेटेरियल कोई भी वस्तु। ठीक है। कैपिटलिज्म में क्योंकि सोसाइटी हमारी कैपिटलिज्म है, तो ये सोसाइटी जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसका फाउंडेशन कौन रखेगा, मेटेरियल रखेगा। तो वो मटेरियल, उस मटेरियल की जो कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है। इसके बाद है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक इनका वर्क है, ठीक है, कार्ल मार्क्स का, उस पे नाम है उसका जर्मन आइडियोलॉजी, 1932 में पब्लिश हुआ था। उसमें इन्होंने हिस्टोरिकल मेटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। किसमें, जर्मन आइडियोलॉजी में। इनका ये है, हिस्टोरिकल मेटलिज्म का मतलब ये होता है कि जो मीन्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन उत्पादन की शक्ति और संबंध जो है वही डिटरमाइन हमारा करेगा कि सोशल सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। हिस्टोरिकल मेटलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसका मीन्स और जो रिलेशन है वही डिसाइड करेगा कि सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इंस्टीट्यूशन कैसा होगा। ठीक है। तो जो ये जो कैसा होगा, कौन डिसाइड कर रहा है, प्रोडक्शन का मीन्स और रिलेशन, तो वही सब मिला के हमारा बनेगा हिस्टोरिकल मेटलिज्म। क्लास स्ट्रगल। देखिए क्लास स्ट्रगल क्या है, क्लास स्ट्रगल ये है कि वर्ग वर्ग संघर्ष। इसको कैसे करेंगे, जो क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष है, ये ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो भी हमारा हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री को प्रेरक करता है, ये प्रेरक शक्ति है इसका, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइव करता है। तो जो क्लास स्ट्रगल है, जो वर्ग संघर्ष होता है, ठीक है, तो वो इतिहास को ड्राइव करेगा वो। ठीक है। कैसा हमारा स्ट्रगल रहेगा, ठीक है, और किस तरीके से हमारी लाइफ आएगी उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है इज डिवाइडेड मेनली इनटू हमारा ये बुर्जुआजी, यानी कि बुर्जुआ, और प्रोलेटेरिएट यानी कि सरभरा। जो बुर्जुआ थे ये हमारे थे ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्शन करने के जो भी साधन थे, जैसे कंपनी हो गई, ठीक है, छोटे मोटे जैसे अभी के स्टार्टअप आप बोल रहे हैं इस समय इंडिया में, तो उस समय के उधर भी स्टार्टअप रहे होंगे, छोटी मोटी कंपनियां रही होंगी, तो उसके जो ओनर हैं वो हमारा बुर्जुआ है। ठीक है। और जो उसमें काम करने वाले हैं वो आपके प्रोलेटेरिएट हैं, वर्कर्स हैं। ठीक है, सर्वहारा हिंदी में। जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म के बाद हो रही है, ये जो पूंजीवाद है, ये टोटली बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, उत्पीड़न पे डिपेंड करता है। ये कैसे,
आप मजदूर से कोई काम कराएंगे, है ना, और मजदूरी देंगे 100 रुपया का और काम लेंगे आप 10,000 का, ठीक है। तो जो 10,000 का उसने काम किया है, लेकिन आप उसको 100 रुपया दे रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन है कि नहीं है? यस। तो वो कैपिटलिज्म जो है वो बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। आगे इसके बाद देखेंगे हम सरप्लस वैल्यू, कि सरप्लस वैल्यू क्या है, ठीक है। जो सरप्लस वैल्यू है, इसमें ये होता है, जो पहले भी आपको एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है, कि यदि एक वर्कर है, वो 1,000 रुपये का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको 100 रुपया मिल रहा है, तो 1,000 और -100 यानी कि जो 900 रुपया है वो हमारा सरप्लस वैल्यू होगा, और सरप्लस वैल्यू किसको जाएगा? जो ओनर है उनको जाएगा, ठीक है। ये है, यानी कि वैल्यू प्रोड्यूस बाय वर्कर्स माइनस वेजेज रिसीव्ड बाय वर्कर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर लेंगे। सरप्लस वैल्यू जो है ना, इन्होंने एक इनका एक वर्क था जो पब्लिश हुआ था 1865 में, 1865 में, उसका नाम था वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। उसमें इन्होंने एक लेक्चर दिया था, एक लेक्चर का एक्चुअली एक लेक्चर कंपाइलेशन था ना वो, ठीक है। तो उस लेक्चर में ये था कि सरप्लस वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। वर्कर प्रोड्यूस मोर वैल्यू देन द वेजेस दे रिसीव, द सरप्लस इज एप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट एज अ प्रॉफिट, जो आपको एक्सप्लेन किया मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन, विमुक्ता, किसी चीज से दिल टूट गया, है ना, आप अलग हो गए, उसको एलियनेट हो गए, है ना, तो वही है। जो एलियनेशन है ये है क्या, ठीक है। तो आप देखेंगे जो एलियनेशन थियरी है, इन्होंने कार्ल मार्क्स लिखे थे एक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो 1932 में पब्लिश हुआ था। तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था, उसी में इन्होंने कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस किया था, ओके। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन है क्या, ये जो कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन है, उसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, यानी कि श्रम मजदूर मजदूर जो हैं, वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। किससे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, किससे अलग हो जाते हैं? किससे? देयर प्रोडक्ट, जो बनाते हैं प्रोडक्ट उत्पाद, उससे। किससे अलग हो जाते हैं? देयर वर्क प्रोसेस, किस तरीके से वो काम करते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। किससे अलग हो जाते हैं? फेलो वर्कर्स, जो साथ मिल के लोग काम करते हैं, उस सबसे अलग हो जाते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। और ये कैसे अलग होते हैं? ये ह्यूमन एसेंस से, यानी कि जो इनकी मानवता होती है, इन सब चीज़ों से वो अलग हो जाते हैं। यही हमारा कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन है। यानी कि एक वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो उसको उसका पैसा मिलेगा, ठीक है, वो पैसा लेके चला जाएगा। फिर प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि उस प्रोडक्ट से उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, प्रक्रिया, किस तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वर्कर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, कैसे हैं, कैसे नहीं है, कोई खबर नहीं है। उनको बस ये है कि पैसे से हमें मतलब है। जैसे आप मैक्स वेबर में पढ़ते हैं, मैक्स वेबर में जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, उसमें इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री के जो लोग इंडस्ट्री होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है, उसके लोग इंटरकनेक्टेड नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इंटरडिपेंडेंट डिपेंड ऑन मनी ओनली। जबकि हम देखेंगे मैकेनिकल सॉलिडारिटी में मैक्स वेबर का, उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, जैसे गांव हो गया, उसमें लोग क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो इमोशन से जुड़े होते हैं, ना कि पैसे से, ठीक है। ओके, लेकिन कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन में क्या हो जाएगा, ये इमोशन नहीं होगा, बस पैसे से काम चलेगा इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है, इन हिज मेजर वर्क दास कैपिटल। दास कैपिटल आप देखेंगे कि जनरली किसी से पूछेंगे कि दास कैपिटल किसने लिखा था, तो सब लोग बोलेंगे कि कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स एनालाइज्ड द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन साइंटिफिकली, है ना, आर्ग्यूइंग, जो आर्ग्यूइंग करते हैं दैट इट्स कंट्राडिक्शन वुड लीड टू इट्स कोलैप्स, ठीक है। दास कैपिटल एक इनका बुक है, उसमें कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में लिखा है कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है ना, उसको उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक असर से स्टडी किया, ठीक है। स्टडी करने के बाद ये भविष्यवाणी करते हैं या ये बोलते हैं कि इनके में, यानी कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें जो वर्कर और जो ओनर के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन चलेगा, वही कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेगा, वही मतभेद क्या करेगा, वही विरोधाभास क्या करेगा, वुड लीड टू द इट्स कोलैप्स, और वही हमारा खत्म हो जाएगा, कैपिटलिज्म हमारा वही खत्म होगा, ठीक है। और जब कैपिटलिज्म खत्म होगा तो हमारा सोशलिज्म आएगा, और जब सोशलिज्म खत्म हो जाएगा तब हमारा कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, ओके, ठीक है। देखते हैं इसको। फिर इन्होंने इन्विजन लिया, इन्होंने भविष्यवाणी किया क्या, कि जो हमारा कैपिटलिज्म चल रहा है, तो आफ्टर कैपिटलिज्म क्या होगा, हमारा सोशलिज्म आएगा। और सोशलिज्म क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारे सर्वहारा ग्रुप है ना, जो प्रोलेटेरियन है, ये हमारा रिवॉल्यूशन लेके आएंगे,
ये रिवोल्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट में? बुर्जुआ के अगेंस्ट में। और जब वो प्रोटेस्ट करेंगे तो वहीं से हमारा सोशलिज्म आएगा। और जब सोशलिज्म आ जाएगा, जब वो प्रोटेस्ट किए, अभी क्या है कैपिटलिज्म में क्या है कि वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर जब विरोध करेंगे, ठीक है, तब हमारा सोशलिज्म आएगा। जब सोशलिज्म जब आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारा यही सोशलिज्म, ठीक है, एक बार क्लासलेस बनने की कोशिश करेगा और हमारा आएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फिर हमारा कम्युनिस्ट। और ये हमारा कम्युनिस्ट सोसाइटी होता क्या है? साम्यवादी समाज क्या होता है? साम्यवादी जो समाज है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अ थ्योरेटिकल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, जो जैसे थियरी आप पढ़ते हैं ना, परिभाषा के तौर पे आप समझिए कि ये सोशियो, यानी सोशियो मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स फाइनेंशियली रिलेटेड। ठीक है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है, ये क्या करेगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी, यानी कि ये है। और कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि हर चीज कम्युनिटी के पास होती है, हर चीज समुदाय के पास होती है। जैसे जो भी प्रोडक्शन का मीन्स है ना, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, कंपनी हो गई, मशीनरी हो गई, वो सब का सब ओनर कौन रहेगा? कम्युनिटी रहेगी, है ना, समुदाय रहेगा। ये जो कम्युनिटी रहेगी, इसका एम क्या रहेगा? जब आप एक साथ समुदाय में काम करेंगे, जैसे गांव के लोग पहले काम करते थे, एक समुदाय में रह के, तो उसका एम ये रहता है क्लासलेस। ठीक है, कोई वर्ग नहीं रहेगा, स्टेटलेस, कोई स्टेट उसको कंट्रोल नहीं करेगी, मनी लेस, पैसे का कोई योगदान ज़्यादा नहीं रहेगा, सोसाइटी बनेगी। ठीक है, विथ इक्वल एक्सेस ऑफ गुड एंड रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास सामान है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो सब का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पीपल होगा। ठीक है, वही हमारा कम्युनिटी होगी। ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये क्या है कि अभी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म जब उसमें वर्कर्स यानी कि प्रोलेटेरिएट्स जब विरोध करेंगे, ठीक है, तब हमारा सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म के कुछ दिन के बाद फिर हमारा इसमें रिफॉर्म होंगे और हमें क्लास लेस की बात चलेगी, तब हमारा कम्युनिज्म आएगा। कम्युनिज्म क्या हो जाता है? एक कम्युनिटी आधारित हो जाती है, समुदाय बेस पे होता है, उस पर कोई क्लास नहीं होगा, उस पर कोई स्टेट नहीं होगा, उसमें कोई पैसे की बात नहीं होगी। सोसाइटी जो होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारे गुड्स एंड रिसोर्सेस होंगे। ठीक है, और वो जो रिसोर्सेज होंगे, वो बेस्ड ऑन नीड, क्या ज़रूरत है, किसको कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। जब इस तरीके से बात होगी, तो हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो हमारा धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जो है, वो टोटली बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, और जब हमारा एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा कम्युनिज्म स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखेंगे हम सोशियोलॉजिकल थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सोशियोलॉजिकल थॉट क्या है ना, अब उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ाई करेंगे। सॉरी, देखिए, जो सोशियोलॉजिकल थॉट है, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है क्या। ठीक है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है क्या? ये जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है, इसमें यह है कि मटेरियल और इकोनॉमिक कंडीशन आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, जैसा कि आपको पहले बताया। द मोड ऑफ प्रोटेक्शन, किस तरीके से किस तरीके से प्रोटेक्शन हमारा हो रहा है, मोड के प्रोटेक्शन के प्रकार, ये जो है यही निर्धारित करते हैं क्या? सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडिया। ठीक है, यही सब सोसाइटी, यही सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसको पहले भी एक्सप्लेन किया हूं मैं। क्लास स्ट्रगल देखेंगे। क्लास स्ट्रगल क्या है? वर्ग संघर्ष की हिस्ट्री जो है, प्रोग्रेसेस थ्रू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइमरली बुर्जुआ जो होते हैं और जो सर्वहारा यानी प्रोलेटेरिएट्स। ठीक है, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, इतिहास जो है, इतिहास आगे बढ़ता है। इतिहास कैसे आगे बढ़ेगा? जब हमारा कन्फ्लिक्ट होगा, जब हमारा मतभेद होगा। ठीक है, किसमें किसमें मतभेद होगा? क्लासेस में। कैसे क्लासेस में? मुख्यतः जो हमारे बुर्जुआ क्लास है और जो प्रोलेटेरिएट्स क्लास है, जो बुर्जुआ और जो सर्वहारा क्लास है, जब उसमें हमारा कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, और वो कन्फ्लिक्ट का जो प्रोग्रेस चलेगा, वही हमारा स्टेबल। ठीक है, जो स्ट्रगल चलता है, कन्फ्लिक्ट और जो स्ट्रगल चलता है, तो ये स्ट्रगल लेके आता है, क्या लेके आता है? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, रिवोल्यूशन, क्रांति। ठीक है, तो स्ट्रगल करना भी जरूरी है, तभी आपका सोशल चेंज होगा और रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। ठीक है, द्वंदात्मक द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है? डायलेक्टिकल, जो डायलेक्टिकल है, द्वंदात्मक हो गया, और मेटेरियलिज्म भौतिकवाद हो गया। ठीक है, आपको पहले ही बताया मैं कि जो डायलेक्टिकल है, ये किसका है थॉट? ये हेगल जो है हमारे, हेगल साहब, ये इनका थॉट है। और मेटेरियलिज्म मार्क्स का थॉट है। लेकिन जब ये दोनों, ये मार्क्स साहब ने क्या किया कि डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को मिला दिया। ठीक है, और ये हमारा डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म बन गया। ठीक है, मार्क्स अडॉप्टेड डायलेक्टिकल फ्रॉम हेगल बट मेड इट मेटेरियलिस्ट।
ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि डायलेक्टिकल है क्या। डायलेक्टिकल जो है, डायलेक्टिक्स, ये एक फिलोसॉफिकल मेथड है। वो डिस्क्राइब करता है हाउ आइडियाज एंड हिस्ट्री इवॉल्व थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। जो डायलेक्टिक्स है वो डिफाइन करता है, ठीक है, कि जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हमारे जो आइडिया आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो विचार आ रहे हैं, हमारे जो इतिहास हो रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा है कि जब आइडिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा, इतिहास में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है, तो उससे हमारा एक डायलेक्टिकल मोड स्टेबलाइज होगा, ठीक है। जैसे एक हमारा थेसिस है और एक एंटीथेसिस है। थेसिस मतलब मान लीजिए कि एक शुरुआती आइडिया आपका है, ठीक है, और एंटीथेसिस क्या होता है कि जो आइडिया आप लेके आए हैं उसका वो विरोध करेगा। ये हो गया। जब ये दोनों मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो ये चेंज होगा और वो बनेगा सिंथेसिस। और सिंथेसिस क्या करेगा कि थेसिस इसका और एंटीथेसिस दोनों का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। और क्या करेगा कि ये जो दोनों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दोनों को लेके चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, एज वेल एज आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का, स्टेट सर्विसेज का। दोनों एग्जाम आपको लिखना है, ठीक। तो आपने क्या किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस वो करेगा, नहीं तुम मुझे पढ़ो, ठीक है। पीसीएस का सिलेबस कर रहा है कि नहीं तुम पढ़ो, तुम मेरा पढ़ो, मेरा सिलेबस। इसमें आपको बस सोशियोलॉजिकल ज़्यादा पढ़ना है ना? इसमें पीसीएस में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि आपको दोनों एग्ज़ाम लिखने हैं। जब दोनों एग्ज़ाम लिखने हैं, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कॉमन सब्जेक्ट क्या है, इसमें कॉमन सब्जेक्ट क्या है, ठीक है? तो इन दोनों का देखेंगे कि कॉमन सब्जेक्ट आपका जीएस आएगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि आप फोकस करेंगे जीएस पे, जो इस पे भी काम करेगा और इस पे भी काम करेगा। यानी कि वो जो जीएस हो गया, वो आपका सिंथेसिस हो गया। समझ में आ गया? गुड, यही है। आगे देखेंगे। अब क्या है कि जो कार्ल मार्क्स हैं, वो हेगेल का डायलेक्टिक्स लेके चले आए थे, लेकिन मटेरियलिज्म में उनको इंट्रोड्यूस करना है। इन्होंने क्या किया कि कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन डेवलपमेंट थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन विद इन मटेरियल रियलिटी, ठीक है। ये हेगल का जो डायलेक्टिक्स था, उसको मटेरियल लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इनका देखिए। ये क्या कहते हैं कि भैया वहाँ का जो प्रोसेस है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसी प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये दिस वन, इसी को यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, कैसे? मान लीजिए एक लेबर है, ठीक है, और एक कैपिटल है, इंडस्ट्री है उसमें। लेबर कह रहा है कि भैया ऐसा है कि हम आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको इतना पैसा चाहिए, हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। कंपनी या कैपिटलिज्म जो है वो कहता है कि नहीं यार, आपका ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो उसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो जब कन्फ्लिक्ट होगा तो इन दोनों में बात होगी। जब बात होगी तो आइडिया आएगा तो इसमें ये होगा कि एक काम करते हैं कि कुछ निकालते हैं, सिंथेसिस करते हैं इसका। कुछ निकालेंगे कि ठीक है, आपका उतना नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इतना बढ़ा देंगे। आप जितना डिमांड कर रहे हैं उतना नहीं, लेकिन कुछ बढ़ा दे रहे हैं, तो वही आपका सिंथेसिस हो गया और वही आपका कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा वहीं से, ठीक है। लेकिन ये तो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जब हम मटेरियल रियलिटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें लेबर मैटर हो गया, कोई भी चीज़ है, वस्तु हो गई। और दूसरा क्या होगा, मटेरियल कंडीशन। एक मटेरियल हो गया, एक मैटर हो गया, और एक मटेरियल कंडीशन हो गया। मटेरियल कंडीशन मतलब कि इकोनॉमिक क्या है आपका, प्रोडक्शन कितना करना है, कैसे करना है। तो इन दोनों में, मैटर और मटेरियल कंडीशन में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आएँगी और उसी प्रोसेस को इन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में इंट्रोड्यूस किया है। फिर कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व्स थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। और कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन? एक हमारा थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ठीक है। ये जो हमारे कॉन्ट्राडिक्शन के हैं, ये चीज़ें, ठीक है। ओके। अब देखेंगे हम एलियनेशन, विमुक्ता है क्या। कैपिटलिस्ट जो प्रोडक्शन है, उसमें जो वर्कर है ना, बिकम एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोसेस, अदर वर्क्स एंड देमसेल्फ। क्या उत्पाद है, क्या प्रक्रिया है, उसके सहकर्मी हैं, और जो उसकी मानवता है, उन सबों से ही हमारा अलग हो जाता है। इसको पहले भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ। सरप्लस, इसको भी एक्सप्लेन किया हूँ मैं। सरप्लस वैल्यू क्या है, ठीक है। बेस एंड स्ट्रक्चर। देखिए, बेस एंड स्ट्रक्चर की जो बात करेंगे आप ना, उसमें कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो इकोनॉमी है, जब कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ें तो सीधे दो चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक हमारा कैपिटलिज्म और दूसरा हमारा इकोनॉमी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इकोनॉमी जो है वही हमारा बेस है ना। वो डिटरमाइन करता है कि हमारा इंस्टीट्यूशन कैसा होगा, ठीक है। यानी कि इंस्टीट्यूशन मतलब क्या,
इंस्टीट्यूशन मतलब लॉ, रिलीजन, आइडियोलॉजी, एडुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमारा किसे डिटरमाइन होता है, इकोनॉमी से, ठीक है। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की जो बात आप करेंगे तो आप सीधे रखिएगा, बेस मतलब इकोनॉमी और सुपर स्ट्रक्चर मतलब इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज, क्रांति और सामाजिक परिवर्तन। कार्ल मार्क्स प्रेडिक्टेड द डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म एंड राइज ऑफ सोशलिज्म। रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे कौन, कार्ल मार्क्स। तो वो कहते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं कि एक समय ऐसा होगा कि जो कैपिटलिज्म है उसका डाउनफॉल होगा, वो गिरेगा और सोशलिज्म बढ़ेगा हमारा, और उसके बाद हमारा कम्युनिज्म आ जाएगा। और ये कम्युनिज्म किसके द्वारा आएगा, प्रोलेटेरिएट के द्वारा, जो सर्वहारा है उसके द्वारा। सॉरी, ओके, ठीक है। अब इतना पॉइंट देखने के बाद हम ये देखेंगे कंक्लूजन, ये जो सारे 7 टॉपिक इनके हैं, कार्ल मार्क्स के जो थॉट है, सोशोलॉजिकल थॉट, उस पर इनका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो जो कार्ल मार्क्स हैं इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द कन्फ्लिक्ट थ्योरी। जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसके फादर कौन है, कार्ल मार्क्स। हिज आइडिया फोकस ऑन क्लास एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि कैसे सोसाइटी हमारी डेवलप हो गई है, ठीक है। इकोनॉमी ने कैसा न्यू रखा कि सोसाइटी हमारी ऐसी हो गई है, ठीक है। तो उस पर कैपिटलिज्म पे और क्लास एक्सप्लॉयटेशन पे, ठीक है। कैपिटलिज्म रहेगा तो क्लास एक्सप्लॉयटेशन होगा ही, और जब क्लास एक्सप्लॉयटेशन होगा तो हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, ठीक है। ये है नेक्स्ट। देखिए मेजर वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड देयर पब्लिकेशन ईयर्स। कार्ल मार्क्स के कुछ वर्क्स हैं, ये कब हमारा पब्लिश्ड हुए थे, है ना, और कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या मेंशन है, ठीक है, उस सबको मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वन है, ठीक है, फर्स्ट वन है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इसमें जो है ये इनका फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, है ना, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इनका सपोर्ट किया था। ये जो हमारा फ्रेडरिक जो थे क्या थे, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे। इन्होंने इनको फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली दोनों लेवल पे कार्ल मार्क्स को सपोर्ट किया, है ना। और जब ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा जा रहा था तो इसके भी ये को ऑथर थे हमारा फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। इसने क्या किया कि ये पॉलिटिकल पैम्पलेट्स थे, पैम्पलेट छोटा सा कार्ड होता है जो लोग छापते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैम्पलेट्स, है ना। इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये जो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि आप एक हो जाइए एंड कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकिए। मतलब ये कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स लिखते हैं और कहते हैं कि विश्व के जितने भी वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो सब एक हो जाइए और जो हमारा पूंजीवाद है उसको उखाड़ फेंकिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये हमारा दास कैपिटल वैल्यूम फर्स्ट 1867, ठीक है, 1867 में हमारा ये पब्लिश हुआ था। दास कैपिटल फर्स्ट जो वॉल्यूम था उसमें इन्होंने मेंशन किया कि कैपिटलिज्म है क्या, सरप्लस वैल्यू क्या है और एक्सप्लॉयटेशन क्या है, ठीक है। जब कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि ठीक है कि कैपिटलिज्म, सरप्लस एंड एक्सप्लॉयटेशन कार्ल मार्क्स के किस पब्लिकेशन या किस वर्क में इंट्रोड्यूस है, तो आप सीधे दास कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट का क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दास कैपिटल वॉल्यूम 3 तक है, ठीक है। दास कैपिटल वॉल्यूम सेकंड में देखेंगे कि 1885 में हमारा ये पब्लिश हुआ था और इनके जो दोस्त हैं एंगल्स इनके द्वारा, ओके। इसमें यह है कि सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में बताया गया है, ठीक है। फोर्थ वन है दास कैपिटल, ये वॉल्यूम थर्ड 1894 में, ये भी हमारा जो इनके दोस्त थे इनके द्वारा पब्लिश हुआ, और इसमें एक्सप्लोर करते हैं कार्ल मार्क्स प्रॉफिट क्या है ना, लाभ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रेंट क्या है और कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ, ठीक है, कैपिटलिज्म क्या है, इसके बारे में दास कैपिटल वॉल्यूम थर्ड में देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म है क्या। फिफ्थ वन है क्रिटिक्यू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। तो जो इसमें है इस बुक में, ये 1859 में हमारा पब्लिश हुआ था। इसमें क्या है कि जो इकोनॉमिक थ्योरी है और जो हमारे क्लास रिलेशन क्या है वो सबसे पहले इसी में इंट्रोड्यूस हुआ था, क्रिटिक्यू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में, ओके। नेक्स्ट वन है 6 पॉइंट, जर्मन आइडियोलॉजी। जब जर्मन आइडियोलॉजी 1932 में हमारा पब्लिश हुआ था, इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने इस बुक को ये भी लिखे थे, को-ऑथर थे। और जर्मन आइडियोलॉजी में ही हमारा एक कांसेप्ट आया था हिस्टोरिकल मेटलिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है
कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म किस वर्क में इनका इंक्लूड है, तो जर्मन आइडियोलॉजी में। ठीक है। सेवंथ वन है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में हमारा पब्लिश हुआ, और ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी था उसका हमारा अर्ली वर्जन है। नेक्स्ट है कि क्रिटिक ऑफ हेगेल्स फिलोसफी ऑफ राइट्स। ठीक है, तो जो हेगेल्स हैं इनके, तो हेगेल्स का जो राइट है, तो राइट के प्रति क्या फिलोसफी है हेगेल्स का, उसका इन्होंने विरोध किया है। और उसमें इसी पब्लिश में, ये जो पब्लिकेशन है वर्क में, द क्रिटिक ऑफ द हेगेल्स फिलोसफी ऑफ राइट, जो हमारा 1844 या 1843 में पब्लिश हुआ था, उसमें लिखते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, या रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ठीक है, ये कंसेप्ट इसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब क्या है कि धर्म जो है एक अफीम है, किसका, लोगों का। ठीक है, जिस प्रकार आप, मतलब इनका ये था कि अफीम है, अफीम लोगों को सुंघाइए, खिलाइए, और उसके बाद उसका यूज कीजिए। तो धर्म ऐसा है कि धर्म जो है लोगों का अफीम है। नाइन्थ है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1932 में आया। उसमें इन्होंने क्या किया, एलिनेशन थ्योरी, जो एक दूसरे से अलगाव की बात थी, एलिनेशन थ्योरी, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। टेंथ है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850, 1850 में क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में हुआ था, है ना। उसमें क्या किया, इन्होंने एनालाइज किया कार्ल मार्क्स ने कि रेवोल्यूशन क्या होता है और क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और कैसे होता है, इस सबको इन्होंने इसमें मेंशन किया है। द 18th, ठीक है, ब्रूमेरे ऑफ लुइस बोनापार्टे, 1852 में हमारा ये पब्लिश हुआ। इसमें इन्होंने पॉलिटिक्स को, क्लास स्ट्रगल को और डायलेक्टिकल मेथड को एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट वन है ये वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, 1865, जिसमें इन्होंने कार्ल मार्क्स ने वेज क्या है, प्रॉफिट क्या है, सरप्लस वैल्यू क्या है, इन सबों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कार्ल मार्क्स ऑन इंडिया। कार्ल मार्क्स के जो सोशोलॉजिकल थॉट है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई किए हैं। ठीक है, उसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। अब उन सब टॉपिक पे, क्योंकि ये सोशोलॉजिस्ट हैं कार्ल मार्क्स, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव, इनका क्या ओपिनियन है, उसको हम देखेंगे। ठीक है। कार्ल मार्क्स सॉ ब्रिटिश colonialism in India as both destructive and transformative। कार्ल मार्क्स एज ए सोशोलॉजिस्ट वो देखते हैं कि जो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म जो है, ठीक है, ब्रिटिश कोलोनियलिज्म जो भारत में है वो कैसा है, तो वो देखते हैं कि दोनों तरीके से काम करता है ये। एक तो हमारा डिस्ट्रक्टिव भी है और दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। डिस्ट्रक्टिव एक हमारा नेगेटिव पॉइंट आता है और ट्रांसफॉर्मेटिव हमारा पॉजिटिव पॉइंट आता है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इन्होंने लिखा है कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, है ना, जो पारंपरिक इनकी आर्थिक सिस्टम थी, प्रणाली थी, उसको, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, है ना, उसको, और जो विलेज कम्युनिटीज थी, जो गांव का एक व्यवस्था था, ठीक है, उस सबको ब्रिटेन ब्रिटेन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, ओके। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव में क्या है कि जो हमारा कोलोनियलिज्म था वो अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया, क्या, मॉडर्न इंडस्ट्री, रेलवे, टेलीग्राफ्स एंड यूनिफाइड मार्केट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इन्होंने किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अनजाने में, वो नहीं चाहते थे कि हम मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप करें, रेलवे लेके आ जाए इंडिया के लिए, टेलीग्राफ लेके नहीं, अनजाने में वो सब कुछ जो डेवलप कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे, लेकिन अपने लिए करते करते वो अनजाने में इंडिया के लिए कर गए। ओके, तो यही चीजें कार्ल मार्क्स लिखते हैं। कोलोनियलिज्म मिंट होता है माइजरी, फेमिन्स एंड प्लंडर। ठीक है, यानी दुख से भरा हुआ चीजें, फेमिन हो गया, है ना, और हमारा प्लंडर, लूट, कितना लूटते हैं हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कितना ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू या फिर जब क्राउन के थ्रू कितना एक्सप्लॉयटेशन किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात होती है ना, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट है मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडियन सोसाइटी वाज हिस्टोरिकली स्टैग्नेंट ड्यू टू कास्ट विलेज कम्युनिटीज। कार्ल मार्क्स जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो किस तरीके से काम की, है ना, डिस्ट्रक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव दोनों को उन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि इंडिया की जो सोसाइटी है वो ऐतिहासिक रूप से स्थिर है। क्यों स्थिर है, क्योंकि उसमें जात है और जो विलेज की व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है, उस कारण वहाँ का समाज, भारत का समाज ऐतिहासिक रूप से स्थिर है। ओके, मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहे हैं। ओके,
उसके बाद ही यूज द कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो इंडियन रूलर्स थे ना, भारत के जो शासक थे, उन्होंने क्या किया कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर मेंटेन रखा उन्होंने, है ना? और जो लैंड सिस्टम था ना, वो बहुत ही ऑपरेसिव था, दमनकारी। यानी कि जो यहाँ के इंडियन रूलर थे, है ना? वो अपना पावर एक जगह रखते थे, अपना सेंट्रलाइज्ड पावर, और वहाँ का जो लैंड सिस्टम था या रूलिंग गवर्नमेंट था, बहुत ही ऑपरेसिव था, बहुत ही दमनकारी था। कार्ल मार्क्स predicted that modernization under colonial rule could unintentionally, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, unintentionally create condition for nationalism and revolution in India। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स जो थे, वो जो मॉडर्नाइजेशन लेके आए इंडिया में अंडर द कॉलोनियल रूल्स, वो न चाह के भी इंडिया में राष्ट्रवाद क्या होता है ये लेके आ गए, और क्रांति कैसे करनी है ये लेके आ गए, और इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सब कार्ल मार्क्स लिखते हैं, इंडिया में क्या क्या और कैसे कैसे हो रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे रूल कर रही थी, यहाँ के लोगों को कितना एक्सप्लॉइट कर रही थी, उस सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने के बाद इन्होंने इस तरह के थॉट दिए ही, साथ ही साथ थॉट आए कहाँ से? ये सब जो सारे थॉट हैं, इन्होंने कुछ ऐसे कुछ निबंध लिखते थे वहाँ के, जहाँ पे लंदन में थे ये, तो वहाँ पे क्या है ना कि जो न्यूज़पेपर थे उसमें आर्टिकल लिखा करते थे ये, है ना? ऐसे लिखा करते थे। तो उसमें ये सब चीज़ें जो आपको ऊपर बताया हूँ मैं, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म क्या है, और हमारा जो कॉलोनियल का हमारा डिस्ट्रक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव क्या है, वो सब यहीं से लिया गया है। कहाँ से? 1853 में द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखा, उसमें कुछ मेंशन किया होगा उन्होंने। द फ्यूचर रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1853, 1853 में 2 बुक लिख दी है। तीसरा जो है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 की जो क्रांति थी उसको इन्होंने भी डिक्लेयर किया था कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिवोल्ट। ठीक है। अब क्या है, हम देखेंगे कि ये सब अब तक जो है वो सारे इंडिया के पर्सपेक्टिव क्या है, इनका थॉट रहा, है ना? और इनके मेन मेन जो सोशोलॉजिकल थॉट हैं वो सब क्या है, उसके बारे में मैंने बताया है, उसके बारे में समझाया हूँ एक एक करके। अब क्या है कि ये हमारा की नोट्स है, यानी कि जितना आप पढ़े हैं उससे तो अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में जो एमसीक्यू फॉर्म में, उसको तो आप इसी तरीके से कर लेके जाएंगे। बट कुछ ऐसे जो की नोट्स हैं जो आपको नहीं पढ़ाया हूँ मैं अब तक, उसी सब चीज़ों को मैं इंक्लूड किया है जो यूजी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, कार्ल मार्क्स इज नोन फॉर हिज व्यू दैट रेवोल्यूशन आर द लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उसको इंटरलिंक कर लेंगे, है ना? कि हमारा रेवोल्यूशन कैसे हो रहा है, हिस्ट्री कैसे, आइडिया कैसे आ रही है चीजें, है ना? तो जो हमारा लोकोमोटिव जो ऑफ हिस्ट्री है, लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री, है ना, वो हमारा रेवोल्यूशन है। ठीक है, कार्ल मार्क्स इज नोन फॉर हिज व्यू दैट रेवोल्यूशन आर द लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो भी क्रांति आ रही है उसको चला कौन रहा है ना? तो लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, कार्ल मार्क्स आउटलाइन 5 कीज स्टेज ऑफ सोशल चेंज, जो हमारे सोशल चेंज हो रहे हैं ना, है ना, जो सोशल चेंज, उसके कितने स्टेज हैं, है ना? 5 स्टेज हैं दैट रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी कैसे डेवलप हुई है, तो ह्यूमन सोसाइटी को डेवलप करने में सोशल चेंज हुए हैं, है ना? तो वो जो सोशल चेंज हुए हैं, किस कौन कौन से स्टेज हैं उसके सोशल चेंज के, है ना? सोशल चेंज होगा, मान लीजिए शुरुआत में कुछ चीज़ें हैं, वहाँ से कुछ चेंज होगा फर्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद कुछ चेंज होगा सेकंड स्टेज, उसके बाद कुछ होगा थर्ड स्टेज, ऐसे स्टेज हमारे चलेंगे और ह्यूमन सोसाइटी हमारे डेवलप करते जाएगी। तो इन्होंने 5 की स्टेजेस बताए। पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव मतलब आप समझते हैं, जो बहुत पहले का शुरुआती वो लोग ऐसे करते हैं, जो अर्लीस्ट स्टेज होता है। जैसे हमारा कम्युनल हमारा कम्युनल ओनरशिप हुआ करता था, सामुदायिक सब चीज़ें हुआ करती थी, इक्वालिटी था, है ना? तो हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। फिर वहाँ से हमारा स्लेवरी बना, वहीं से आया। स्लेवरी में क्या होता था कि जो उसमें डोमिनेंट इंडिविजुअल हो गया, मान लीजिए कि एक समुदाय में 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों में एक बंदा ऐसा होगा जो पावरफुल रहेगा, डोमिनेंट वाला होगा, है ना? तो वो क्या करेगा कि अपना वो जो चाहेगा अपना कंट्रोल दूसरों पे करना चाहेगा, किसी को पीट देगा वो, ठीक है? या किसी की चीज़ें छीन लेगा वो, तो उसका कंट्रोलिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी, है ना? तो वो हमारा जो कंट्रोल में आ जाएगा, वो स्लेवरी सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? यानी कि पहले प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ थे, यानी कि सब में इक्वालिटी थी, है ना? उसके बाद फिर हमारा स्लेवरी आया, जो हमारा इंडिविजुअल डोमिनेंट था, उसने दूसरों को नीचे दबाया, ठीक है? और उसकी मतलब उसको कंट्रोल अपने अपने कंट्रोल में लिया। फिर उसके बाद इस स्लेवरी के बाद हमारा फ्यूडलिज़्म आ जाएगा। फ्यूडलिज़्म क्या होता है कि जो हमारा स्लेवरी सिस्टम जो थी, वो ट्रांसमिटेड इंटू फ्यूडलिज़्म, है ना? रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड वेसल्स, ठीक है? यही है कि स्लेवरी में हमारा इंडिविजुअल डोमिनेंट था,
अब उसके बाद जो पावरफुल पर्सन था उस सब वो कंट्रोल करता था। उसी के बाद फिर वो बड़ा 1 2 3 4 ऐसे सब होते गए, उनका एरिया बढ़ता गया, ठीक है, और वो अपना कमांड करते गए, और जो उसके अंदर काम करते गए वर्कर, ठीक है, वो उसके स्लैब बनते गए, वो उनके अंडर काम करते गए। तो जब एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया तो वही उस सिस्टम को फ्यूडलिज्म कहा गया। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जब ये चीजें आएंगी तो फिर हमारा कैपिटलिज्म आ जाएगा। जब कैपिटलिज्म में आ जाएगा, जो हमारा बुर्जुआ और जो हमारा सर्वहारा प्रोलेटेरिएट्स में जब हमारे कन्फ्लिक्ट होंगे, जब वो हमारा विरोध करेगा, तो कैपिटलिज्म से हमारा सोशलिज्म बनेगा, और जब सोशलिज्म आ जाएंगे तो सोशलिज्म के बाद हमारा कम्युनिज्म आ जाएगा। फिर ये सर्कल ये घूमता रहेगा, ठीक है। यानी कम्युनिज्म, फिर हमारा स्लेवरी, फिर हमारा फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर हमारा सोशलिज्म आ जाएगा, फिर हमारा कम्युनिज्म आ जाएगा, ठीक है, यही चलता रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें है एक टॉपिक है, क्लास इन इटसेल्फ वर्सेस क्लास फॉर इटसेल्फ, क्या होता है ना। यूजीसी नेट एग्जाम में इन्होंने पूछा है। देखिए, क्लास इन इटसेल्फ खुद में, है ना, और क्लास फॉर इटसेल्फ के लिए, है ना, उसमें क्या होता है, जब इन इटसेल्फ होगा तो अनकॉन्शियस हो जाएगा वो, है ना, यानी कि अवेयरनेस इसमें नहीं है। और जब फॉर इटसेल्फ हो गया तो हमारा अवेयरनेस आ गया, और प्लस ये एक्टिव हो गया, ठीक है। Class in itself refers to social class that exists based on economic condition and shared relationship to the means of the production, but lacks awareness of its collective interest and identity. ठीक है। इसमें क्या है, द ग्रुप, इसमें किसमें, क्लास फॉर इटसेल्फ, अ ग्रुप विद क्लास कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव एक्शन, है ना। एग्जांपल देखिए, दोनों में ये है कि जो हमारा क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ में ये है, एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि बैंगलोर में हमारा कोई इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, तो जो अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, है ना, तो अपनी जो सैलरी की बात है, अपनी सुविधा की बात है, अलग अलग तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, मतलब कंपनी के द्वारा यदि अलग अलग मुद्दा उठाएंगे तो मेंटेन नहीं हो पाएगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि इनको अपना मिल तो रहा है ना, कि इकोनॉमिक कंडीशन मिल रही है, कि शेयर्ड रिलेशनशिप है टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बट लैक अवेयरनेस ऑफ इट्स कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी, है ना। ये अपने अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो सामूहिक इंटरेस्ट क्या होगा इनको पता ही नहीं है, सामूहिक आइडेंटिटी क्या होता है इनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि इनको जानकारी है नहीं इसके बारे में, तो इसलिए अपना ये काम करा नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन जब इनके पास जानकारी आ जाएगी तो ये क्या करेंगे कि अकेले नहीं लड़ेंगे, ये एक यूनियन बनाएंगे, और जब यूनियन बनाएंगे तो इसके प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, और अपनी बातें कंपनी तक पहुंचाएंगे, और सही से एक साथ इकट्ठा होंगे, काम करेंगे, और जो भी इनका इंटरेस्ट है उसके लिए वो फाइट करेंगे, और उनकी मुराद पूरी होगी। तो क्लास फॉर इटसेल्फ ही कर सकता है, ना कि क्लास इन इटसेल्फ, ठीक है, यही है। आप इसको गो थ्रू हो जाइएगा, समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कार्ल मार्क्स कि देयर आर थ्री मेन स्टेट्स हैं। कौन कौन सा, एक क्लेर्जी, नोबिलिटी, और जो हमारे कॉमनर्स, जो हम लोग जो पेजेंट्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, सबको इंक्लूड किया है। क्लेर्जी का मतलब जो प्रिस्ट बनते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर। नोबिलिटी यानी कि जो लैंड ओनर क्लास है वो हो जाएगा, जो मिलिट्री सर्विस देखता है और जो गवर्नेंस चला रहा है। और जो कॉमनर्स हैं उसमें हमारा किसान, खेती करने वाले, और जो छोटे मोटे जो काम करते हैं, ठीक है, आर्टिसंस, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, है ना, कि जो कैपिटल का ऑर्गेनिक कंपोजिशन क्या है। इसका एक फॉर्मूला है, इसका ये है कि रेशियो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल, है ना, और वेरिएबल कैपिटल। तो कांस्टेंट कैपिटल क्या होता है, कांस्टेंट कैपिटल यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें नहीं होगा, प्रोडक्शन में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन करने की जो कंपनी है, मान लीजिए जो प्रोडक्शन करने की जो मशीन है, वो हमारा कांस्टेंट कैपिटल होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट, है ना। वेरिएबल कैपिटल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन लेबर, ठीक है। यदि, क्योंकि लेबर क्या है कि आज लेबर 10 लेबर काम कर रहे हैं, कल 100 लेबर काम करेंगे, हो सकता है कि जो 10 लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं और चले जाएं, तो बार बार आपको ये करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कहलाता है, ठीक है। ये रहा है आपका, इसको आप नोट कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये सब हमारे ये रहे, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रहा है आपका, ये सब है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।